हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री कंसेप्ट में। अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो निर्जीव राह पर तलवार चलाते हैं। ऐसा कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का कि तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती ही रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे हार मान कर बैठ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ते ही रहते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हुआ है धरती पर कि जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना आई हों और उसने हार मान ली हो? आपने इतिहास में ऐसे योद्धाओं के बारे में बहुत पढ़ा होगा, वो प्रेरणा भी ली होगी उनसे कि जो साहसिक थे, वीर थे, निडर थे। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो इतने निडर थे, जो कभी किसी के सामने डरे नहीं, जो कभी किसी से डरे नहीं, जो किसी के सामने झुके नहीं, सदा पावर में रहे थे और आगे ही बढ़ते रहे। मैं बात कर रही हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की। आपने पढ़ा तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में होगा, लेकिन यदि आप उसके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी कोर्सिका द्वीप के एक शहर अजाकियो में हुआ था। पिता कार्लो बोनापार्ट जो कि एक लॉयर थे, माता लितिशिया रोमलिनो बोनापार्ट जो कि इटली की रहने वाली थी। वो एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। शिक्षा, सबसे पहले उनको जो शिक्षा दी गई थी फ्रांस की अकादमी में दी गई थी, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास करी थी। उसके पश्चात उनको पेरिस से तोपखानों के विषयों से संबंधित जानकारी दी गई थी। वहाँ उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और तोपखाने जो हुआ करते थे उनके विषयों से संबंधित पढ़ाई करी थी। इस प्रकार से वो एक योग्य व्यक्ति थे, इतने साहसिक थे, निडर थे कि उनकी योग्यता के चर्चे चारों ओर हुआ करते थे। उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते थे कि असंभव जो शब्द है वो तो केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको व्यक्ति नहीं कर सकता। उनकी योग्यता के आधार पर उनको सबसे पहले जो फर्स्ट उपलब्धि मिली थी वो मिली थी उनको फ्रांस की सैन्य अकादमी ने उनको सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट की नौकरी दी गई थी। अब क्या है कि वो योग्य तो व्यक्ति थे ही। उनकी शादी 9 मार्च 1796 ईस्वी में जोसेफाइन के साथ में कर दी गई। वहाँ उनसे कोई भी संतान नहीं हुई। तो क्या हुआ, उन्होंने 1810 ईस्वी में उन दोनों के बीच में तलाक हो गया। उसके बाद दूसरी शादी हुई। ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी लुइस मैरी, जिसके साथ में उनकी शादी कर दी गई थी। बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो इतने योग्य थे, योग्यता के चर्चे इतने फैले हुए थे कि सभी नेता, जो राजनेता थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे उनकी योग्यताओं की। एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर उनके बारे में बताती हूँ कि वो जोखिम भरे काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। कभी डरा नहीं करते थे कि ये काम इतना बड़ा है कि मैं इसको ना करूँ। एक बार उन्होंने क्या सोचा, क्यों नहीं इस आल्प्स पर्वत को पार कर लिया जाए। वो आल्प्स पर्वत को पार करना चाहते थे तो वो अपनी सेना लेकर चल दिए। अब सेना ने तो पहले ही सुन रखा था कि आल्प्स पर्वत इतना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई पर है कि उसको पार करना पॉसिबल ही नहीं है। जो वहां जाता है वो कभी वापस लौट कर आता नहीं है। सेना डर गई। जो सेनापति था उसका तो उसको कहा मानना ही पड़ेगा, तो वो सेना को लेकर चल दिए। रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मुझे आल्प्स पर्वत पार करना है। वो हंसने लगी, ये आल्प्स पर्वत पार नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना ऊंचा है, जो आज तक यहाँ पर गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। तो वो थोड़े मुस्कुराने लगे। ना तो उनको गुस्सा आया ना वो क्रोधित हुए, तो वो थोड़े मुस्कुराने लगे। और उस टाइम पर जो उन्होंने गले में हीरो की माला पहनी हुई थी वो उतार कर उस बूढ़ी औरत को दे दी और कहा कि आपने जो मेरे हौसले थे वो और भी बुलंद कर दिए कि मुझे ये आल्प्स पर्वत पार करना है। वो वहाँ से आगे बढ़ गया। अब सेना थी, सेना को भी उन्होंने बताया कि आप मेरे पीछे पीछे चलो, जब आल्प्स पर्वत आएगा तो मैं आपको ये कह दूंगा कि आप यहीं रुक जाओ, मैं आल्प्स पर्वत पर अकेला ही चला जाऊंगा। सेना ने कहा ठीक है। तो वो पीछे पीछे चल दिए। चलते गए। सेना ने पूछा कि आल्प्स पर्वत अभी कितनी दूर है? उन्होंने कहा अभी आया ही नहीं है आल्प्स पर्वत, तो ये तो एक छोटा सा पहाड़ है जिसको हमें पार करना है। तो वो उसके साथ में चल दी। सेना चलती गई। तो क्या हुआ, वो आल्प्स पर्वत को पार कर एक समतल मैदान में पहुंच गए। अब आल्प्स पर्वत को पार करके एक समतल मैदान में पहुंचे तो सेना ने कहा कि आल्प्स पर्वत कहाँ है? ये तो एक मैदान आ गया। तो उन्होंने सेना को बताया कि आल्प्स पर्वत तो हम पीछे छोड़ आए, आल्प्स पर्वत को तो हम पीछे छोड़ आए हैं। सेना को बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसे हो गया, आल्प्स पर्वत तो बहुत ऊंचा था जिसको हमने पार कर लिया। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी कार्य
असंभव नहीं है। अगर व्यक्ति के हौसले बुलंद हों तो हर कार्य को किया जा सकता है। उनके हौसले, उनकी योग्यता की जो तारीफें हैं जितनी की जाए उतनी ही कम है। उनकी काबिलियत के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। सारे राजनेता, नेता सब प्रभावित हो गए थे। तो उनको फिर क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बना दिया गया। सेनापति बना दिया गया तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने उस टाइम पर उनको सेनापति बना दिया तो युद्ध करने के लिए प्रेरित किया कि क्यों ना अब युद्ध किए जाएं। उनकी जो विजय क्या थी, सबसे पहले उन्होंने सार्डिया पर आक्रमण किया। सार्डिया के राजा को उन्होंने बुरी तरह पराजित किया, इतनी बुरी तरह पराजित किया कि उसको आधे से जो ज्यादा राज्य था फ्रांस को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया। उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट विजय थी वो थी ऑस्ट्रिया जो कि उस टाइम पर इटली का भाग था। कैंपो फोर्मियो वहाँ का शासक था, उसको भी उसने इतनी बुरी तरह पराजित किया और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिए। अब फ्रांस तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ये तो अच्छा सेनापति है, क्यों ना अब इसको इंग्लैंड के साथ में युद्ध करवाया जाए। तो उसने इंग्लैंड के साथ युद्ध करने के लिए उसको भेज दिया। लेकिन वहाँ क्या हुआ, उसको अब हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने उसको बुरी तरह पराजित कर दिया क्योंकि वो इंग्लिश चैनल पार नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो 35,000 सैनिकों के साथ में 35,000 सोल्जर्स को लेकर 1798 ईस्वी में आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते हुए मिस्र को जीतता हुआ वो पूर्वी एशिया के भागों में शामिल हो गया। वहाँ उसने माल्टा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील घाटी के जो जितना भी आसपास का क्षेत्र है उस सब पर कब्जा कर लिया। अब वो वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि भारत में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। वहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश नौसेना थी उसने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। वहाँ उन्होंने एक बात कही थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर मैं इंग्लिश चैनल को पार कर जाता तो इस इंग्लैंड को नक्शे से ही मिटा देता। अब वो आगे बढ़ ही रहा था, बढ़ता गया। हार तो हुई थी उसकी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो चलता गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 1799 ईस्वी में फ्रांस के जो हालात थे बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए। उनको खबर मिली कि फ्रांस की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तो वहाँ से वो वापस आ गए। 15 दिसंबर 1799 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने उनको सम्राट का दर्जा दे दिया। लेकिन वो फ्रांस की जनता ने उनको सम्राट तो बना दिया था, लेकिन कागजी कार्रवाई है उसके तौर पर वो सम्राट नहीं बने थे। 1804 ईस्वी में सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके उनको फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अनेक सुधार कार्य किए। सुधार कार्य क्या थे कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किए थे, अर्थव्यवस्था में सुधार किए, न्याय प्रणाली के भी सुधार किए। इसके अलावा जो चर्च, जो उनकी फ्रांस की जनता से जो कर लिया करती थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कुलीन और पादरी वर्ग फ्रांस की जनता से कर लिया करते थे, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब सुधारों की वजह से उनको आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाने लगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, सारी जगह उनकी जो वीरता थी उनके चर्चे होने लगे। अब क्या हुआ, जिंदगी में उन्होंने एक भूल कर दी। अब जीवन में उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। जीवन में उनकी बहुत बड़ी भूल क्या थी कि उन्होंने 1812 ईस्वी में रशिया पर आक्रमण कर दिया। उस टाइम पर जो रशिया था उसकी राजधानी मॉस्को थी। वो अपनी 5.5 लाख सेना लेकर रशिया पर आक्रमण के लिए बढ़ा। इवन उसने रशिया पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। जब वो उसकी राजधानी मॉस्को पहुंचा तो क्या हुआ, वहाँ के जो हालात थे वो देखकर दंग रह गया। हालात क्या थे, जो राशन का जो सामान था, राशन के जो गोदाम थे, उनको आग लगा दी गई थी। अब वो आग किस तरीके से लगी, किस तरीके से लगाई गई, इस बात का तो किसी को नहीं पता लगा। लेकिन एक साइड तो रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, दूसरी साइड क्या था कि जो राशन का जो सामान था बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी। सैनिकों के जो हालात थे बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके थे। उसने सोचा क्यों ना वापस चला जाए, लेकिन वापस आना पॉसिबल नहीं था, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो वो 1 साल के लिए वहाँ रुका। अब सैनिक उनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। सैनिक मरने शुरू हो गए थे। लेकिन जब वो वापस आया 1 साल बाद फ्रांस में, तो उस टाइम पर जो उसके सैनिकों की जो संख्या थी वो केवल 1 लाख रह गई। कहाँ वो 5.5 लाख सैनिकों को लेकर रशिया पहुंचा था, लेकिन जब वो वापस आया तो केवल 1 लाख सैनिकों के साथ में वापस आया था। वो भी शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हो चुके थे तो कि वो किसी भी युद्ध में शामिल होने के लायक नहीं रह गए थे। इधर दूसरी साइड मिस्र जो राष्ट्र थे, उन्होंने सोचा क्यों ना नेपोलियन बोनापार्ट को हराया जाए। तो सारे राष्ट्रों ने, सारे देशों ने मिलकर, जैसे नीदरलैंड था, प्रेशिया था, उन्होंने वाटरलू युद्ध की घोषणा कर दी। जो युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में
नेपोलियन बोनापार्ट और मिस्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। उसमें क्या है, सेना बहुत ज़्यादा पहले ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुकी थी, तो उन्होंने घुटने टेक दिए। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो अंत तक लड़ता गया और उस लास्ट तक लड़ता गया। लास्ट में जब बिल्कुल ही अंत आ लिया था तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। क्या हुआ, उनको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उनकी 5 मई 1821 ईस्वी में डेथ हो चुकी थी। अब डेथ हो चुकी थी, उस टाइम पर डेथ हुई थी, उस टाइम पर उनकी जो एज थी वो 51 ईयर्स थी। अब डेथ के क्या कारण थे? डेथ के भी अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि डेथ जहर खाने की वजह से, जहर देने की वजह से हुई है, कोई कहता है कि कैंसर की वजह से हुई है, लेकिन आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ जहर देने की वजह से उनकी डेथ हुई थी या फिर कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। आज तक भी इस बात का नहीं पता लगा है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि आज भी उनकी जो वीरता के चर्चे, उनकी शातिर जो दिमाग था, उनके चर्चे आज भी बड़ी बड़ी बुक्स, बड़ी बड़ी मूवीज में आप देख सकते हो। इवन यहाँ तक कि जो उनके बीच में हुनर था, वो हमेशा एक बात कहते थे कि व्यक्ति को इतना काबिल होना चाहिए, दुश्मन खड़ा है, अगर आपके पास में हथियार भी नहीं है तो जवां से ही उसको ढेर कर सके। आज भी आप देखोगे जो बड़ी कंट्रीज हैं उनमें आज भी जिस टाइम पर वो सेना को प्रशिक्षण दिया करता था, आज भी उस तरीके से ही सेना को प्रशिक्षित किया जाता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।